नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर अस्थिरता का माहौल तो बना ही है, लेकिन इस बीच संसदीय समिति की एक रिपोर्ट आई है भारत में, जिसमें बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर आगाह किया गया है कि कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते थे वो अब दरकते जा रहे हैं। दूसरी खबर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से जुड़ी हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए हैं। जांजगीर चांपा वो आज पहुंचे और जनादेश पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 साल की सरकार की जो उपलब्धियां थी उसको उन्होंने गिनाया, विपक्ष पर निशाना साधा। तीसरी खबर, ये खबर होगी दुर्ग से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसटी, एससी, ओबीसी के कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की, बीजेपी सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है उस पूरे मामले को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और उसके बाद चौथी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। पांचवी और आखिरी खबर इंदौर से है, जहां छात्रा के सुसाइड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक वीडियो सामने आया है। क्या ये वीडियो है, किस तरह की बातें इसमें इस छात्रा ने कही है, इस पूरे मामले पर डिटेल से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की उस खबर से, जिसको लेकर संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है 99 पन्नों की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो अब दरकते जा रहे हैं, वो अब पहले की तरह प्रगाढ़ नहीं रहे हैं। इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान, चीन और जो अन्य देशों की तरफ से बांग्लादेश को लगातार सपोर्ट मिल रहा है या बैकिंग की जा रही है बांग्लादेश को, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश की आस्था भारत पर थी या हिंदुस्तान पर थी वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है। और यही वजह है कि झुकाव बांग्लादेश का अब पाकिस्तान और साथ साथ चीन, नेपाल इस तरफ ज्यादा बढ़ चुका है। साल 1971 के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक संकट का सामना बांग्लादेश कर रहा था। ऐसे में राष्ट्रवाद के उभार, इस्लामी संगठनों की दोबारा से सक्रियता, चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव की वजह से बांग्लादेश लगातार बदल रहा है। अप्रासंगिक हो चुके बांग्लादेश की वजह से अब कहीं ना कहीं भारत के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। तो 99 पन्नों की एक रिपोर्ट सामने आई है भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर, जिसमें उन चुनौतियों का जिक्र किया गया जो कि अगस्त 2024 के बाद से खड़ी हुई है। तो देखिए, लगातार चाहे वो शेख हसीना का तख्ता पलट हो या फिर इन दिनों जो यहाँ पर अस्थिरता का आलम बना हुआ है उसकी बात की जाए, या फिर भारत पाकिस्तान नेपाल की जो सीमाओं को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है उसकी बात की जाए, या हाल फिलहाल में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उस वक्त भारत के साथ रिश्तों की बात की जाए, कहीं ना कहीं पिछले कुछ अरसे से, कुछ समय से बांग्लादेश का जो झुकाव है वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान, चीन और दूसरे देशों की तरफ बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। और ये रिपोर्ट हमें आगाह करती है कि भविष्य में भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अगर बेहतर नहीं रहे तो भारत की सामरिक जो स्थिति है उसको लेकर कुछ नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। तो हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जो स्थिति है, आपको ये जानकारी में होगा ही कि जिस तरह से बांग्लादेश में साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूनी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रह्मदीप अलूनी जी, जो रिपोर्ट सामने आई है 99 पन्नों की, वो ये साफ कह रही है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे। हमें अब और सतर्क रहने की जरूरत है, हमें और ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट को कैसे देखें, भविष्य के तौर पर, जो सामरिक तौर पर खासतौर पर देखने की जरूरत है, उस वक्त हम कैसे इसको समझे? सनी जी, देखिए, जो 99 पेज की रिपोर्ट आई है संसदीय समिति की, जो शशि थरूर की अध्यक्षता में तैयार की गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। खासकर 2024 के बाद बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है, भारत के लिए चुनौतियां बढ़ी है और पाकिस्तान और चीन ने कैसे वहां पर अवसरों को तलाशा है,
तो इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार उन घटनाओं का जिक्र है, उन बातों का जिक्र है। यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश के लोग हैं वो भारत से क्यों नाराज है और इस नाराजगी को कौन बढ़ा रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक खास बात और है कि जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं उसमें एक राजनीतिक बयानबाजी का जिक्र भी किया गया है। इसके साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चूंकि दोनों देश धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं, तो ऐसे में कैसे ऐसी कोई भी घटनाएं भारत में नहीं हो जिसका असर बांग्लादेश में पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर यह संसदीय समिति की रिपोर्ट आगाह कर रही है, उन चुनौतियों को सामने ला रही है जो बांग्लादेश में भारत के समक्ष आ रही है और इस संकट की ओर भी इशारा कर रही है कि यदि बांग्लादेश पर हमने नियंत्रण स्थापित नहीं किया, संतुलन स्थापित नहीं किया, तो बांग्लादेश में भारत अप्रासंगिक भी हो सकता है। सनी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन हमने हाल फिलहाल में भी देखा है कि चाहे वो चीन की बात हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश को, नेपाल भी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत से जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक चाहे हम जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसके जरिए भी इसको समझ सकते हैं कि वहां पर भी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का, चीन का, बाकी लोगों का साथ दे रहा है, लेकिन भारत के साथ लगातार वो छिटकता जा रहा है। तो इसका भविष्य में कितना ज्यादा गहरा असर भारत पर पड़ेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सनी जी। बांग्लादेश में जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है उसकी दूरियां भारत से बढ़ती है और यह दौर 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी उसके बाद से ही देखने में आया, जब वहां पर रहमान आए और वहां पर सैन्य शासन की स्थापना हुई, फिर इरशाद आए, उसके बाद खालिदा जिया भी आई। तो ये जो सारा एक दौर था ये बहुत भारत के लिए कठिन दौर था। अब यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश भारत पर पूर्णतः निर्भर है, क्योंकि 94% जो जमीन है उसकी पूरी वो भारत से लगी हुई है और बचा कुचा समंदर है। मतलब यदि बांग्लादेश को आर्थिक विकास करना है तो भारत पर उसकी निर्भरता बनी रहती है। ऐसे में दूसरों के लिए कोई ज्यादा अवसर नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शेख हसीना ने इनका ये जो कार्यकाल रहा 15 सालों का, इसमें उन्होंने जो है वो भारत से संबंध तो मजबूत किए लेकिन चीन से भी संबंध मजबूत किए, चीन की परियोजनाओं को भी चालू किया। तो कुल मिलाकर शेख हसीना के कार्यकाल में चीन का हस्तक्षेप उस देश में बढ़ा और जहां पर चीन का हस्तक्षेप बढ़ता है वहां पर भारत विरोधी ताकतें भी आती है और पाकिस्तान मजबूत भी होता है। तो अभी भी भारत की बहुत गहरी नजर है वहां की राजनीति पर, वहां की कूटनीति पर। सबसे अच्छी बात है कि जो बांग्लादेश की सेना है उससे भारत के बहुत अच्छे संबंध है, लगातार बातचीत हो रही है। तो ये जो भीड़ तंत्र जिस उग्रता का प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। निश्चित तौर पर हमारी कूटनीतिक विजय होगी और बांग्लादेश को में जो भी पार्टी सत्ता में आए और इसको यह समझना होगा कि यदि उसे विकास करना है तो भारत के साथ रहना होगा। लेकिन जो कट्टरपंथ लगातार उभर रहा है वहां पर, जो मजबूती के साथ वापसी कर रहा है, कमबैक कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक संकट बनता दिखता है। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रह्मदीप अलूने जी। और चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा का, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जांजगीर चांपा पहुंचे और 2 साल सरकार के पूरे होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था यहां पर जनादेश परब, उसमें वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई, बताया कि कैसे महतारी वंदन के जरिए महिलाओं को जो रकम है वो दी जा रही है, किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कई जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई, बस्तर का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और विपक्ष को लेकर ये साफ तौर पर कहा कि विपक्ष किसी भी चीज के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए जनता उनको नकार रही है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और तमाम जो अन्य दिग्गज थे वो यहां पर मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट के अन्य मंत्री। तो 2 साल सरकार के पूरे हुए, इसकी उपलब्धियों को बताने के लिए ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेपी नड्डा ने साय सरकार की तारीफ तो की ही, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों को कटघरे में भी खड़ा किया। हम सब लोगों को याद है कि उस समय
बघेल सरकार में आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार के कारनामे थे, कुशासन था, भ्रष्टाचार के किकबैक्स थे और जो वायदे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ में तुष्टीकरण की नीति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बीच हमारे साथ संतराम नेताम कांग्रेस के पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं और इधर बीजेपी से प्रमोद जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतराम नेताम जी, आपसे ही जानना चाहता हूं, जिस तरह से आज जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है और साथ साथ आप पर कई आरोप लगाए हैं कि आप विकास नहीं कर पाए हैं, नक्सलवाद को आप खत्म नहीं कर पाए, बढ़ावा दिया है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आज जो 31 रुपए धान का कीमत मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं मिल रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी की सोच और उसकी जो विचारधारा है, उसने यह किसानों को मजबूत करने के लिए तो 17-18 साल 100 रुपये पार्टी सरकार रही साहब, हम लोग को 25 रुपये का कीमत दिया, 2100 रुपये 21 क्विंटल प्रति एकड़ में उनका किसानों का धान खरीदा। और सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि 2 साल की हम तुलना करें, इनके भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। आज वो उनकी अगर दो साल की तुलना करें और कॉमर्स 2 साल का अगर हम इसकी बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। पूरे अगर आप देखेंगे कि कोई भी विभाग में 1 रुपया नहीं है, ग्राम पंचायत में 4 आना पैसा नहीं है, कलेक्टर के पास अगर आप जाओगे तो 5 लाख रुपए देने की ताकत कलेक्टर को नहीं है। तो ये स्थिति है, तो बुरा हाल है डबल इंजन की सरकार। और रहा सवाल, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि जो नक्सलवाद को खत्म नहीं किए। आज अगर नक्सलवाद झीरम घाटी की अगर बात कर रहे हैं, कांग्रेस को हमेशा कहते हैं कि नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। अगर नक्सलियों के सांठगांठ अगर कांग्रेस के साथ रहता साहब, तो हमारे 31 जवान जो वहां शहीद हुए, कौन चाहता है अपने लोगों को अगर नुकसान होगा? कितना बड़ा कांग्रेस का नुकसान हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप भर लगाना जानते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये नक्सलवाद खात्मा के लिए नहीं आए, अडानी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा जी, तारीफ तो भरपूर की गई है, लेकिन आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। इन आरोपों का भी जवाब दीजिए कि आखिर इतनी जो कमियां हैं विपक्ष को दिखाई देती है, लेकिन सत्ता पक्ष इसको देख नहीं पा रहा है। साथ साथ सत्ता पक्ष कहता है कि सारे एग्जाम्स हमने अच्छे से किए हैं, कंडक्ट किए हैं। कल की ही खबर है, उप मुख्यमंत्री को छात्रों को मिलने के लिए बुलाना पड़ा, उनका असंतोष देखने को मिला। लगातार खबरें आ रही इसको लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन है। इनके पास कुछ बोलने को तो है नहीं। छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, ये पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। और हमारे माननीय साथी संतराम नेताम जी बोल रहे थे कि 3100 रुपए किसान को जो धान की कीमत दे रहे हैं, इनका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा माननीय संतराम जी को, अगर आपकी कांग्रेस पार्टी किसान के प्रति अगर अच्छा व्यवहार रखती, अच्छा काम करती, तो आपकी सरकार जाती ही क्यों? पूरे किसान वोट देते, फिर आपके कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती। इन्होंने सिर्फ न गुमराह करने का काम किया, धोखा देने का काम किया और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया किसानों के साथ और छत्तीसगढ़ के पूरे लोगों के साथ। और रही झीरम में नक्सली हमले की, तो मैं माननीय हमारे पूर्व विधायक महोदय संतराम नेताम जी से कहना चाहूंगा कि 5 साल तक आपकी सरकार थी, आपने झीरम का कांड हुआ, आपके नेता बड़े बड़े नेता शहीद हुए, आपने इनको पकड़ने के लिए इनको। चलिए, उपलब्धियों के बारे में आप जिक्र करते हैं, लेकिन जवाब आपसे इस बात का उम्मीद जवाब की थी कि आप इस पर कुछ समाधान या कुछ मजबूत जवाब दे पाएंगे। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ साथ संतराम नेताम जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए 2 साल का कार्यकाल तो पूरा हो गया, सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन दुर्ग से जो अगली खबर है वो भी इसी तरह की खबर है, क्योंकि दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल SC ST OBC के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर निशाने पर लिया, जमकर घेरा, कहा कि देश में जो सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार वो देश में माहौल को खराब कर रही है। तो क्या पूरा मामला है बता देते हैं आपको विस्तार से। संयुक्त मोर्चा SC ST OBC के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जब से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तभी से हिंदू समाज खतरे में है, अब तो सनातन धर्म भी खतरे में आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज को बांटने की राजनीति करती है, इसका सीधा असर सामाजिक सौहार्द पर पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भिलाई के सामने आए व्हाट थिंक्स इंडिया, ये जो एक तरीके से ग्रुप बना हुआ था, इसमें एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया था कि क्या भूपेश बघेल को जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये 3 दिनों से खबर चर्चा में है और अब इसी बात को लेकर नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और कहा कि कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, जनता के हक की लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। मैंने नहीं कहा भाई, यही लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है करके डर बताते हैं। आज अनुसूचित जाति खतरे में नहीं है, जनजाति खतरे में नहीं है, पिछड़े वर्ग खतरे में नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में नहीं है। ये RSS BJP वाले ही डर बताते हिंदू खतरे में है। ये डर बता के 3 चुनाव जीत गए। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी भी जुड़ चुके हैं। भंसाली जी, आखिर क्यों कहना पड़ रहा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कि हिंदू खतरे में है या सनातन धर्म खतरे में आ गया है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से? नितिन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, क्या मेरा सवाल आप सुन पाए हैं? नहीं। मेरा सवाल ये है नितिन जी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सत्ता में काबिज हुई है तब से सनातन धर्म, हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आए दिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विवाद होना, चर्च जलना, मस्जिदों में तोड़फोड़ होना, मंदिरों को स्थानांतरित करते समय मूर्ति खंडित हो जाना और उन चीजों को लेकर लगातार राजनीति करना, धर्मांतरण के विषय में बोलना कि हम कानून बनाएंगे, कानून नहीं बनाना, ये सारी चीजें इंगित करती है कि धर्म और जाति के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं। हम जब बात करते हैं देश में रोजगार की तो ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है ये शब्द इनके हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि 14 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, फिर हिंदू खतरे में कैसे? अगर इनकी सरकार है तो हिंदू कैसे खतरे में? तो ये बार बार जो ये खतरे में है, इस बात को जो ये बोलते हैं, इसी विषय में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन साथ साथ वो एक व्हाट थिंक इंडिया, ये जो सर्वे, इसको लेकर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जरा इस सर्वे के बारे में भी चाहेंगे आपको कि ये जो सर्वे है ये क्या है मामला पूरा, और इस पर क्यों वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे? तो लड़नी ही होगी इनके इन दुशासनों के कुशासन के खिलाफ। एक कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से ये ऑनलाइन सर्वे करवा रहे हैं, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री, इस देश के विद्वान केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के द्वारा हायर की गई कोई एजेंसी है। जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभाओं में वो ये सर्वे करवा रहे हैं। उसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार तो छोड़िए, कहीं है ही नहीं सरकार तो यहाँ पर, कि छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री का पब्लिक में क्या स्टेटस है और इनके ऊपर कोई यदि एक्शन लिया जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे जानकारी मिली है कि बहुत जबरदस्त सर्वे में मुंह की खानी पड़ी है। चलिए नितिन जी, इस बीच हमारे साथ अमित चिमनानी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अमित चिमनानी जी, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तब से हिंदू और सनातन धर्म खतरे में है। देखिए, वो ये कहकर क्या बताना चाहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं बीच में रुकूंगा आपको। नितिन भंसाली जी हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। उनका ये कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकार किसी भी धर्म को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आए दिन विवाद होते रहते, कहीं मूर्ति खंडित हो रही है, कहीं पर चर्च तोड़े जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है। इस वजह से ये बयान उन्होंने दिया है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, सनातन अपमान करना
और सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र करना और अपने नेताओं से बार बार सनातन के विरुद्ध बुलवाना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। और अभी भी वो इस प्रकार के मुद्दों को उठा करके सनातन के खिलाफ ही माहौल बनाना चाहती है। ये तुष्टीकरण का काम करने का इनका एक काम है। और जहां तक सर्व समाज की बात है, सबको सुरक्षित रखना सरकार का काम है और सरकार उसको करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस के कितने बड़े नेताओं ने सनातन का अपमान किया। अगर भूपेश बघेल जी, नितिन भंसाली जी वास्तव में उसका सम्मान करते हैं सनातन का, तो ऐसे सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उन्हें करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां पर मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर मुहर लगाई गई है। तो लगातार मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने 62.795 किलोमीटर के बड़वाहा धामनोद 2 लेन सड़क मार्ग की लागत से 4 लेन के साथ पेव्ड शोल्ड हाइब्रिड मॉडल के अंतर्गत बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट की इस बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लागत 982.56 करोड़ रुपए बताई गई है। 2 खास नेशनल हाईवे NH-52, NH-347 को यह जोड़ता है। साथ ही बड़वाहा, मंडलेश्वर, महेश्वर, धामनोद से होकर ये गुजरेगा। 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।